चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे बोला जाता है? भारत की सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण है किसे बोला जाता है? मतलब कि भ्रष्टाचार न हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, इसके लिए नकेल कसने का काम है वो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैग है, वो इसका काम करती है। कैग सभी डिपार्टमेंट की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर राज्य की सरकारें हों, उनका ऑडिट करती है, उनका अकाउंटिंग करती है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड वो अपॉइंटमेंट किससे किया जाता है? कैग है, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक पार्ट 5 में इसका जिक्र है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 202। आर्टिकल 17 और 18, 17वां आर्टिकल और 18वां आर्टिकल है संविधान में, वो क्या इंश्योर करता है, किस तरह की इक्वलिटी है उसकी बात करता है वो। तो देखो 17 जो आर्टिकल है वो है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, और 18 जो आर्टिकल है वो है टाइटल से रिलेटेड, कि आप स्पेशल टाइप के टाइटल, महाराज, सम्राट, इस तरह के जो टाइटल है, विक्रमादित्य टाइप के टाइटल है, वो आप यूज नहीं कर सकते, नहीं टाइटल कोई धारण कर सकते। आप विदेश से भी कोई टाइटल नहीं ले सकते, जैसे कि सर वगैरह की उपाधि होती है, वो अननेसेसरी की आप धारण नहीं कर सकते। सिर्फ एजुकेशनल जो उपाधि है, वो एजुकेशनल डिग्री, एमबीबीएस है, डॉक्टर है, पीएचडी है, एमबीए है, बीएससी है, वो आप अपने नाम के साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल इक्वलिटी के लिए दोनों आर्टिकल है, तो राइट आंसर है इसका ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 203, और क्या है ये क्वेश्चन? विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी इज इन चार्ज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन ट्राई कलर एज पर द प्रोविजन ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। मतलब कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, झंडा है, उसकी भी डायमेंशन होती है, उसको कैसे फहराना है, कब फहराना है, कौन फहरा सकता है, कौन नहीं फहरा सकता, उसकी लेंथ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, तो ये सारे एक कोडिंग होती है, इसकी स्टैंडर्डाइजेशन होती है। और वो स्टैंडर्डाइजेशन है कौन करता है? वो करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, वो भी एक डिपार्टमेंट है, ये भी एक डिपार्टमेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो सी है, इसका राइट आंसर। ठीक है, और जो बीआईएस है, बीआईएस ये कंज्यूमर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके तहत ये डिपार्टमेंट आता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, एक्ट 1986 के तहत ये बना था। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में आता है, कंज्यूमर अफेयर्स वाला, कि ये कब बना? 1986 में ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ये बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, पहले बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था, जिस पे की स्टैंप लगती थी, कागज का पेपर होता था। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसकी शुरुआत हो गई। आपको ये बताना है कि ये जो है पहली बार कहाँ पे यूज हुई। तो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो केरला में इस्तेमाल हुई थी, केरला में। ठीक है, और कब हुई थी? बहुत पुराने जमाने की बात है, ये नहीं है कि ईवीएम नए है। बहुत सारे जब आजकल विवाद होते हैं ईवीएम पे, तो ऐसा लगता है कि ये तो नई चीज है, कोई नई टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है। ये लगभग 38 ईयर्स से यूज हो रही है। तो 1982 है पहली बार, परावूर कंस्टिट्यूंसी है, असेंबली है, वहां पे इस्तेमाल हुआ था उसका, और लगातार इसका एक्सटेंसिव यूज है। फिर 1998 से इसका यूज होना स्टार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या था? आंसर था इसका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 205 है, वो आ गया है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, आपको बताना है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिकम्स ऑपरेशनल इन इलेक्शन फॉर स्टेट असेंबली इन इंडिया। क्या है कि जो आचार संहिता है, चुनाव में आदर्श आचार संहिता होती है, वो कब स्टार्ट हो जाती है? अगर एक एमएलए का, स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है, विधानसभा का इलेक्शन होता है, तो वो कब से स्टार्ट हो जाती है? तो देखिए 3-4 टाइप के ऑप्शन है। 6 महीने पहले हो जाती है, 3 महीने पहले हो जाती है, 2 महीने पहले हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कि जब भी इलेक्शन स्टार्ट होता है, मतलब इलेक्शन की घोषणा होती है, इलेक्शन कमीशन है उसकी घोषणा करता है, उसी दिन से, उसी टाइम से, इमीडिएटली चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है इसका डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और ये क्यों लगाई जाती है? ताकि निष्पक्ष ढंग से चुनाव किया जा सके, जो सत्ताधारी दल है वो दुरुपयोग न कर पाए इसका। एक तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। उसके बाद क्या होता है, सोशल पॉलिटिकल ये हार्मोनी बनाए रखनी होती है, ताकि कोई गलत तरीके से इस्तेमाल न करे, कोई पैसे वैसे बांटने वाली ये सारी चीजें न करना स्टार्ट कर दे। अगले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है फिर 206। क्या है इस क्वेश्चन में? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज जिसको बोलते हैं, जो वयस्क मत अधिकार भी है, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, मतलब यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इज इंश्राइंड इन विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारत के जो संविधान है उसमें कौन से आर्टिकल में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 साल से ऊपर के लोग वोट डाल सकते हैं जिनका वोट होगा, तो ये वाली जो आर्टिकल है उसका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो डी होगा। इसका राइट आंसर क्या है? डी होगा। 326 आर्टिकल है जो कि इसमें वर्णन है। आपको पता होगा पहले 21 साल होती थी, अब 18 साल कर दी गई है। 86वां संशोधन 61st मतलब 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 में हुआ था, जिसमें कि 21 साल से लेकर 18 साल तक है इसकी एज कर दी गई, मतलब 326 आर्टिकल में ये अमेंडमेंट हुआ था उस टाइम में। आगे देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजाइडेड बाय नॉन मेंबर। निम्नलिखित में से जो कौन सी सभा, लोकसभा या राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद है, उसके लिए प्रिजाइडिंग मतलब अध्यक्षता है नॉन मेंबर भी कर सकता है, तो वो कौन है? देखो, राज्यसभा की अध्यक्षता है नॉन मेंबर द्वारा की जाती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो स्वतः ही उपराष्ट्रपति होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, वो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और वो सदन के सदस्य नहीं होते, न तो लोकसभा के होते हैं वो, न ही राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, इस वजह से वो कास्टिंग वोट तो डाल सकते हो, क्योंकि उसमें फिर ऑप्शन नहीं रहता, बराबरी होने के बाद में दोनों तरफ बराबर हो जाता है। लेकिन वो जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट है उसकी अध्यक्षता नहीं करते। तो इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। आगे देखिए क्वेश्चन आगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग। कि निम्नलिखित में से, जैसे आप जानते होंगे भारत के संविधान के निर्माता बोले जाते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, बहुत सारे अलग अलग नाम से उनको संज्ञा दी जाती है। तो आपको ये बताना है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में आए, इलेक्ट हुए, तो वो आपको पता होगा ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे राज्यसभा के होते हैं ना इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए, वैसे ही उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उनका इलेक्शन हुआ था। तो वो किस राज्य से उनका इलेक्शन हुआ था? इसका राइट आंसर है वो हुआ था वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से उनका इलेक्शन हुआ था, वहां से वो चुनकर आए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 209, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। मतलब कि उसके सामने कोई भी दूसरा कैंडिडेट है खड़ा नहीं हुआ था। तो आपको ये बताना है कि वो कौन शख्सियत थे, और जिन्होंने कि 3 प्राइम मिनिस्टर के साथ में काम भी किया। फिर नीलम संजीवा रेड्डी है, उस टाइम में मोरारजी देसाई की सरकार थी, राष्ट्रपति चुने गए थे, और उन्होंने इंदिरा गांधी, चरण सिंह और मोरारजी देसाई, क्योंकि मोरारजी देसाई की जैसे सरकार गिरी, चरण सिंह की सरकार आई, लगभग 5-6 महीने चली, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई दोबारा। तो इस दौरान इन सभी के साथ में काम किया, और 6ठी लोकसभा के वो स्पीकर थे, बाद में क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने अनअपोज्ड। आगे देखिए क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन टू द। इलेक्शन कमीशन है वो किसके इलेक्शन कंडक्ट करता है? क्या इलेक्शन कमीशन है, कॉलेज के इलेक्शन होते हैं, छात्र राजनीति के, स्टूडेंट्स यूनियन के, क्या उनके भी इलेक्शन कंडक्ट कराता है? क्या पंचायतों के भी इलेक्शन कंडक्ट कराता है? नहीं। किसके इलेक्शन कंडक्ट कराता है? वो कराता है पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी के इलेक्शन कराता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। लेकिन अगर ये होता पंचायत के, तो वो इसका राइट आंसर नहीं होता। पंचायत के इलेक्शन के स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। आगे देखिए क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 211, और क्या है इस क्वेश्चन में?
इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा काम है वो नहीं किया जाता। कौन सा काम नहीं किया जाता? रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। जो नाम होता है ना, आपको पता होगा इलेक्शन में जब वोट डालने जाते हैं वहां पे एक लिस्ट होती है, तो उनमें नाम किसका हो किसका नहीं हो, काटना है, लिखना है, ऐड करना है, तो वो रिवीजन बोलते हैं, रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है, वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है। दूसरा, एडवाइजिंग प्रेसिडेंट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि मान लो जितनी सीमा है उससे ज्यादा उसने खर्च कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या है कि उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, तो उसकी रिकमेंडेशन है, चुनाव आयोग है, जांच करने के बाद में राष्ट्रपति को भेज देगा कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो इसका दूसरा क्या है, ये भी करेक्ट है। तीसरा, ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी। किसको रिकॉग्निशन करना है, आम आदमी पार्टी को कौन सा सिंबल देना है, झाड़ू देना है, रीजनल पार्टी होगी, नेशनल पार्टी होगी, ये सारा फैसले भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर है अलोकेटिंग बजट फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन। क्या इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए बजट है वो करता है? नहीं, बजट है वो सरकार करती है पार्लियामेंट के जरिए। तो इसका मतलब क्या है? डी आंसर इसका नहीं होगा। डी इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा, मतलब ये काम है इलेक्शन कमीशन नहीं करता, डी है इसका आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 212। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितने टाइप की रिट्स है, आदेश है, वो जारी कर सकता है। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट है 5 रिट है वो जारी कर सकता है, जैसे कि हेबियस कॉर्पस है, फिर कमेंडेमस है, प्रोविशन है, क्यू वारंटो और सरसरी। जो पिछली सेशन था उसमें एक एक क्वेश्चन इन सभी पे आया था, तो इसलिए हमने इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन भी ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंजॉय, सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कौन से अधिकार है, जुरिडिक्शन का एरिया क्या क्या है, क्या ओरिजिनल जुरिडिक्शन कर सकता है, मतलब सीधा कोई सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार केंद्र सरकार पहुंच सकती है? हाँ बिल्कुल पहुंच सकती है। दूसरा, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी का मतलब कि एडवाइस देना, राष्ट्रपति को एडवाइस देना, राष्ट्रपति उनसे एडवाइस मांग सकता है, क्या वो कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। अपीलेट, एक लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आना, तो क्या अपील के जरिए जुरिडिक्शन की पावर है? हाँ बिल्कुल है। तो ये ओरिजिनल, अपीलेट और एडवाइजरी जुरिडिक्शन, तीनों टाइप के जुरिडिक्शन है वो किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर है इसका डी हो जाएगा, राइट आंसर डी है इसका। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। भारत का नेशनल फ्लावर है वो क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है भारत का? तो वो है लोटस, कमल का फूल है। ये किसी पार्टी का सिंबल भी है, तो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे वीडियो खत्म होने के बाद में बता सकते हैं कि वो कमल किस पार्टी का राजनीतिक सिंबल है। ठीक है, जो लोटस है उसका पूरा नाम भी नेलुम्बो नुसिफेरा गोर्टन भी है। ये क्या है? ये बॉटनिकल नेम है, ये बॉटनिकल नेम है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि लोटस का बॉटनिकल नेम क्या होगा, तो भारत का ये राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय फूल है। ऑब्वियसली क्या है कि आपको ये बॉटनिकल नेम है वो पता होना चाहिए, रट्टा मार लो इसका अच्छी तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215। राज्यसभा इज डिजोल्व आफ्टर। राज्यसभा कितने समय के बाद डिजोल्व होती है? राज्यसभा कितने समय के बाद डिजोल्व होती है? तो राज्यसभा है वो कभी भी डिजोल्व नहीं होती, डिजोल्व कभी भी नहीं होती, क्योंकि ये परमानेंट हाउस है। इसके 1/3 सदस्य है हर 2 साल के एवरेज सेकेंड ईयर के बाद में बदले जाते हैं, मतलब इनका इलेक्शन नए सिरे से हो जाएगा। और एक का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है, मतलब मेंबर का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है, और मेंबर बनने के लिए 30 साल की उम्र चाहिए। तो इस केस में क्या होगा फिर? इसका आंसर इस केस में हो जाएगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, स्वतः होते हैं। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ये आपको पता ही होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 216 है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द कन्वेंशन दैट वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर इज फॉलोड इन। इसका मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कन्वेंशन दैट वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर इज फॉलोड इन, वो किस देश में फॉलो होता है? इसका इंटरप्रिटेशन आपको ऐसे करना है समझने के लिए कि जो स्पीकर होता है ना वो पार्टी का मेंबर नहीं होगा, स्पीकर का मतलब स्पीकर ही होगा। जैसे इंडिया के केस में अगर हम देखें तो जो स्पीकर बनता है वो सत्ताधारी दल का होता है, वो मेंबरशिप छोड़ता नहीं है। लेकिन अगर इंग्लैंड की बात करें, यूके की बात करें, वहां पर एक बार स्पीकर बनने के बाद में सारी राजनीतिक गतिविधियों से और राजनीतिक पार्टी से वो इस्तीफा दे देता है।
मतलब वो किसी पार्टी का नहीं होता, सभी का उसमें समान ट्रस्ट होता है, समान दूरी रख बनाकर चलता है। कहने का मतलब ये है कि वहां पे स्पीकर है, वो सत्ताधारी दल होता है, वो उससे समान दूरी बनाकर चलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो यूके। आगे देखिए क्वेश्चन आ जाता है, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पिनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन, कि भारत में जो भारतीय दंड संहिता है वो कब प्रभाव में आई थी? कब प्रभाव में आई थी? इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1862 में। 1862 में इंडियन पेनल कोड है, इसकी स्थापना हुई थी। देखिए एक बार पूरा समझिए इसको क्या है। इंडियन पिनल कोड इज ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, ये जो दंड देने के लिए होता है उसके लिए है ये। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव कोड इंटेंडिंग टू कवर ऑल सब्सटेंसिव एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड सारे के सारे, किसको कितनी सजा होगी, ये क्या है सारा मामला, वो इसके ऊपर है, इसमें लिखा हुआ है। द कोड वाज ड्राफ्टेड इन 1860 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे ये 1860 में ड्राफ्ट हुआ था। और ये जो ब्रिटिश इंडिया है, मतलब जब अंग्रेज थे यहाँ पे, उस टाइम में ये इन्फोर्स हुआ था ब्रिटिश राज में 1862 में। हाउएवर इट डिड नॉट अप्लाई ऑटोमेटिकली इन द प्रिंसली स्टेट्स विच हैड देयर ओन कोर्ट्स। प्रिंसली स्टेट्स में नहीं था, ब्रिटिश इंडिया में अप्लाई था, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे उनके अपने अपने कोर्ट थे, लीगल सिस्टम था, और वो 1940 के दशक तक चला उनका प्रिंसली स्टेट्स का राजा महाराजाओं का सिस्टम। और उसके बाद में इसको कई बार अमेंडमेंट भी किया जाता है, आज भी अमेंडमेंट मतलब आजकल भी अमेंडमेंट होता है इसमें, और इसमें कुछ एक अलग से क्रिमिनल प्रोविजन है वो भी ऐड कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218 218। द थ्री टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। जैसा आप जानते हैं पंचायती राज सिस्टम है, उसके 3 लेयर होते हैं, 3 टायर सिस्टम होता है, 3 स्तरीय राज्य व्यवस्था होती है, राज व्यवस्था होती है उसमें। तो वो कौन कौन सी है? एक होता है लोअर लेवल पे। क्या होता है लोअर लेवल पे? पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत इसको बोलते हैं, ग्राम पंचायत होगा। उसके बाद क्या होता है? बीच वाली लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट लेवल या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति बोलते हैं उसको। और जो ऊपर वाली होती है सबसे, जो जिले के ऊपर, जिले के समकक्ष होती है, वो क्या है? वो होती है जिला परिषद। तो 3 स्तर पे, 3 टायर पे ये सिस्टम होता है पंचायती राज का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा वो होती है जिसमें कि गांव के वो सारे लोग जिनके पास की वोटिंग राइट है, मतलब 18 साल से ऊपर वाले, वो सारे मेंबर होते हैं। और हर 6 महीने में ग्राम सभा की मीटिंग होना भी आवश्यक है। ग्राम पंचायत को वो एक किस्म से वो अपनी बातें रखते हैं उनके सामने, अपने मुद्दे बताते हैं ग्राम पंचायत को। कौन? ग्राम सभा, मतलब लोग। ये कानूनन है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर आ जाता है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उसका टेन्योर कितना है, मतलब उसका कार्यकाल कितना है? ठीक है, तो इसका जो जवाब है ना, आपको अपने दिमाग से उस मतलब दिल में आया वो नहीं देना है, जो संविधान में क्या इंटरप्रिटेशन है उसके अनुसार चलना है, वरना गलत होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। क्योंकि आप सीधा आंसर दे सकते हैं 5 साल, जो कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसका क्या है कि टिपिकली है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति कब चाह सकते हैं? जब उनके पास मेजोरिटी होगी, मतलब कॉन्फिडेंस होगा किसका? पार्लियामेंट में, लोकसभा में उसके पास मेजोरिटी होगी, लोकसभा का कॉन्फिडेंस होगा, तब तक क्या है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है वो अप्लीकेबल है, वरना माइनॉरिटी आने के बाद अप्लीकेबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फिर? एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, स्टूडेंट क्या है कि थोड़ा जोश में आकर गलत कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रमीनियस विद द टेन्योर ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा का जितना कार्यकाल है उतना ही, ऐसा नहीं है, बीच में भी जा सकता है। कई बार क्या है, चेंज भी करने पड़े हैं। देवगढ़ा को चेंज करना पड़ा था, आई.के. गुजराल को चेंज करना पड़ा था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी चली गई थी 5 साल पहले, मुरारजी देसाई, चरण सिंह की भी चली गई थी, वीपी सिंह की चली गई थी, चंद्रशेखर की सरकार बहुत कम दिन रही थी। तो आप मैंने 5-6 तो गिना दिए। आगे देखिए, when was our national anthem first sung and where? पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक वो वाला 52 सेकंड वाला नेशनल एंथम पहली बार कब और कहां गाया गया?
तो ये गाया गया था 1911 में गाया गया था। कहाँ पे? 1911 में कलकत्ता में गया था। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता इसका राइट आंसर होगा। जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, written in highly transcribed Tatsma Bengali. It is first of 5 stanzas of a Brahmo hymn composed and scored by Nobel laureate Rabindranath Tagore. It was first sung in Calcutta session of Indian National Congress on 27 December 1911. आगे देखिए क्वेश्चन, ठीक है। द टर्म कास्ट वाज ड्राइव्ड फ्रॉम, हम कास्ट बहुत बात करते हैं, जाति की बहुत बात करते हैं, ये जात, ब्राह्मण जात, अरोड़ा, जाट, राजपूत, ये फंडा आया कहां से? ये एक्चुअल में इसका नाम कहां से पड़ा? कास्ट, ठीक है। तो कास्ट शब्द की उत्पत्ति है वो एक्चुअल में पोर्टुगीज है। उसमें क्या, पुर्तगालियों की खोज है, स्पेनिश और पुर्तगालियों की। द इंग्लिश वर्ड कास्ट, ये हम इंग्लिश जो कास्ट वर्ड यूज करते हैं, जिसको कि हम अपनी लोकल भाषा में जाति बोलते हैं, जाति तो इंडियन है, लेकिन जो कास्ट वर्ड है वो कहां से आया कि जाति को ही कास्ट बोलते हैं, वो आया स्पेनिश और पोर्टुगीज कास्टा से, विच अकॉर्डिंग टू द जोहन मिंचोई स्पेनिश डिक्शनरी 1569 में मीन्स रेस, लाइनेज, ट्राइब और ब्रेड। व्हेन द स्पेनिश कॉलोनाइज द न्यू वर्ल्ड दे यूज द वर्ड टू मीन ए क्लेन और लाइनेज, वहां से ये शब्द उठ कर आया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, भारत के प्रधानमंत्री, ये जो क्वेश्चन है ना, आमतौर पे देखो, जैसे मैंने 5 साल वाला बताया था आपको कि वो बच्चे जो कि पूरा अच्छी ढंग से नहीं पढ़ते वो गलत आंसर करेंगे, दिल से मारेंगे आंसर। जैसे प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कितना होता है, तो एक्चुअल में क्या है कि वो उन्होंने संविधान पढ़ा हुआ नहीं है, ढंग से किताब नहीं पढ़ी, छोटे मोटे इल्यूशन टाइप से ही काम चलाने की कोशिश की है। सिमिलरली क्या है कि ये क्वेश्चन भी उसी तरह के स्टूडेंट है वो गलत करेंगे, क्योंकि उसको समझने के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल भाषा में नहीं समझेंगे, वो जंप मारेंगे। एक प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता है, वो सीधा आंसर या तो ए लगाएंगे या क्या कुछ और लगा देंगे आंसर। इसका राइट आंसर है ना वो अपॉइंटेड है। कैसे अपॉइंटेड होता है? देखो, जनता है वो इलेक्ट करती है एमपी को, लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। एमपी क्या करते हैं? अपना नेता चुनते हैं, लीडर चुनते हैं, जिसकी बहुमत में, जिसकी सबसे ज्यादा सीट होती है, मतलब 272 से ज्यादा जिसकी सीटें होगी वो अपना नेता चुनेंगे। उस दल का नेता या उस ग्रुप का नेता, गठबंधन का नेता, वो क्या राष्ट्रपति के पास जाएगा कि मैं सरकार बनाने का दावा पेश करता हूं। अभी तक वो बना नहीं है, तो भले ही उसकी मेजोरिटी है। इस बात को समझिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में समझाता हूं ताकि वो वाले स्टूडेंट जो 5 साल का आंसर दे रहे थे या इलेक्टेड आंसर देते हैं वो थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो वो बोलेगा, वो इसका मतलब प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिंपल आदमी के रूप में जा रहा है वहां पे कि मैं उस दल का नेता हूं, मेरा ये सपोर्ट है, इतने की 272 से ज्यादा मेरे पास सपोर्ट है और मैं सरकार बनाने का दावा पेश करता हूं। तो राष्ट्रपति उस टाइम में चेक करते हैं कि क्या वास्तव में बना सकता है, नहीं बना सकता है। तो जब राष्ट्रपति उनको अपॉइंटमेंट लेटर ठहरा देते हैं कि या आपको अब प्रधानमंत्री भारत का अपॉइंट किया जाता है, सदन में जाकर फिर आपको बहुमत साबित करना है, ठीक है, लोकसभा में बहुमत साबित करना है। इसका मतलब क्या है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये वर्ड वहां से है। तो आपको ये ऐसे समझना है इस बात को, वरना गलत हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, विच इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया सर्विस है वो कौन सी है या निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? 3 टाइप की ऑल इंडिया सर्विसेज होती है। एक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब आईएएस, दूसरा आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये क्या होती है? जो केंद्र में भी काम कर सकती है, राज्यों में भी काम कर सकते हैं। वो इंप्लॉय जो राज्य और केंद्र दोनों के लिए काम कर सकते हैं वो ऑल इंडिया सर्विस होते हैं। लेकिन जो इंडियन फॉरेन सर्विस है वो सेंट्रल सर्विस है, मतलब केंद्र के लिए काम करेंगे वो इंप्लॉय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर फिर सी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 224 आ जाता है आपके सामने, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज और हर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। स्पीकर है लोकसभा को, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर है किसको देगा? रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? वो देगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। और डिप्टी स्पीकर किसको देगा? स्पीकर को देगा। मतलब ये आपस में रेजिग्नेशन खेल सकते हैं। डिप्टी स्पीकर को देना हो तो स्पीकर देगा, स्पीकर को देना पे डिप्टी स्पीकर को देगा। ठीक है, आगे चलिए। विच इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। आपको बताना है कि पार्लियामेंट का, इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस है वो किसको बोला जाता है। तो ऑब्वियसली बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आसान से हैं इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताकि आप सभी लोग इसके आंसर भी दे पाओ?
ऐसा नहीं है सारे के सारे मुश्किल है, क्योंकि 20,000 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें कि लगभग 3,000 के आसपास इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन होने हैं। तो 3,000 में जो एग्जाम में आते हैं यूपीएससी को छोड़कर, वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे। आगे चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर हाउस है वो, या काउंसिल ऑफ स्टेट है वो, राज्यसभा को बोला जाता है। राज्यसभा है वो अपर हाउस है, और 250 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 230 मेंबर इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, और प्रेसिडेंट 12 मेंबर को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज से रिलेटेड। हु वर्क एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन है वो कौन है? एक्स ऑफिशियो किसको बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन। पदेन का क्या हुआ कि जो भी कोई प्रधानमंत्री होगा, जैसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा उपराष्ट्रपति है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नीति आयोग कौन है? प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है, आज नरेंद्र मोदी है, कल को राहुल गांधी आ जाते हैं, वो भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कहलाएंगे। या कल को स्मृति ईरानी आ जाती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वो होगी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये काम क्या करते हैं? इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ाते हुए वो राज्यों का इन्वॉल्वमेंट करते हुए इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में सहयोग देती है, और बॉटम अप अप्रोच है, मतलब नीचे से ऊपर कैसे चीजों को लाया जाता है। हालांकि ये चीजें जो लिख रखी है जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इसका ठीक उल्टा सा काम कर रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे, न कि बॉटम अप अप्रोच है, ये टॉप डाउन अप्रोच ज्यादा लग रही है उनकी कामों से। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन प्रेजेंटली। नीति आयोग कंसिस्ट ऑफ वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, एक्स ऑफिशियो मेंबर अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी। ये चेंज हो सकते हैं, तो आपको मेन फोकस रखना है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है। और करंट अफेयर्स में जब आप पढ़ें तो आपको देख लेना है कि वाइस चेयरमैन कौन है, क्योंकि एग्जाम में वो भी आता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग ड्यूरिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट इफ हीज। क्या दिया हुआ है इसमें? क्या दिया हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग सिस्टम। लोकसभा में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, मतलब सरकार या तो रहेगी या गिरेगी। ऐसी सिचुएशन में सारे के सारे एमपी वोट डालते हैं जो लोकसभा के मेंबर है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा का है तो वो वोट नहीं डाल पाएगा। इसका मतलब क्या होगा? मेंबर ऑफ राज्यसभा है वो वोट नहीं डाल पाएगा। राज्यसभा इसका आंसर हो जाएगा, राज्यसभा है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है इसमें? एक बात और भी है कि अगर मोशन अगर आपको रखना है लोकसभा में तो मिनिमम 50 मेंबर है उसकी सपोर्ट चाहिए, मिनिमम 50 मेंबर है तभी वो लोकसभा में मोशन आ सकता है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन है मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक नीति बनाता है? मौद्रिक का मतलब मनी से रिलेटेड, सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द मार्केट, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट वगैरह भी शामिल है, कितना फ्लो होना चाहिए, पैसा करेंसी कितनी होनी चाहिए। तो ये कौन करता है? ये करता है गवर्नर ऑफ आरबीआई या आरबीआई द्वारा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये करता है किसी भी देश का, इनफैक्ट अगर दूसरे देशों की बात हो तो। और जो फिजिकल पॉलिसी वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब फिनेंस मिनिस्ट्री से होकर जाती है वो। तो यहाँ पे आंसर क्या है? आरबीआई हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट प्रिपेयर्स द फिजिकल पॉलिसीज। ये क्वेश्चन आ गया कि फिजिकल पॉलिसी है वो कौन बनाते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री की बात आई है, तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, लेकिन फिर भी कई बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि इतना आसान तो नहीं हो सकता क्वेश्चन, तो उस चक्कर में कई गलत का आंसर मार सकते हैं। कई बार क्या होता है कि शक हो जाते हैं, यार इतना आसान थोड़ी होता है। जैसा कि आप देखेंगे जो यूपी पीसीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं, कई बार क्वेश्चन इतना सिंपल होता है। देखिए कि बताइए कि जो नीति आयोग है उसका वाइस चेयरमैन का नाम क्या है, इस तरह की बात आ जाए, उस मंत्री का नाम क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में मिलते हैं। आपको झटका लगता है यार मैं तो इतनी तैयारी कर रहा था, तो आसान सा क्वेश्चन है, तो वो गलत होने की संभावना उसमें ज्यादा बढ़ सकती है कि हाल फिलहाल में चेंज तो नहीं हो गया, मतलब कई लोग बहमी होते हैं। आंसर क्या है इसका? फाइनेंस मिनिस्ट्री। और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं इसके बारे में कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज एन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न विद द इकोनॉमी ऑफ इंडिया सर्विंग एज इंडियन ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो ये इंडियन ट्रेजरी
डिपार्टमेंट का भी काम करती है, मतलब खजाने का काम भी करती है, जिसमें कि टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यूनियन बजट, ये सारी चीजें देखती है। Who administers the oath of office to the president of India? राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद की शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो फिर उनको शपथ दिलाते हैं। तो आंसर क्या हुआ इसका? डी इसका आंसर हो जाएगा। डी है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिटिकल अलायंस एनडीए? दो टाइप के गठबंधन है, एक यूपीए और एक एनडीए। तो एनडीए की फुल फॉर्म क्या है? आपने एनडीए एनडीए बहुत सुनते हैं, बीजेपी वगैरह सुनते हैं, कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो बताओ एनडीए की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, देखिए बहुत क्लोज है, नेशनल डेमोग्राफिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो ये गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। राइट आंसर क्या है इसका? बी है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बता देना यूपीए की फुल फॉर्म क्या है। यूपीए भी है ना सोनिया गांधी वाला, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। Which principle of Indian Constitution is inspired from Russia? Inspired from Russia। हालांकि हम लोग इसमें करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हैं, ये सारा 20,000 क्वेश्चन स्टैटिक से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स की अलग क्लास होती है, सुबह नीरू मैडम की होती है, और अलग भी मंथली करंट अफेयर्स होते हैं। अगर करंट अफेयर्स की क्लास होती है तो ये भी क्वेश्चन था कि एनडीए की फिलहाल कितने राज्यों में सरकार है, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करें। कितने राज्यों में एनडीए की सरकार है? देखते हैं आपको पढ़ते भी हैं, नहीं पढ़ते हैं, या कुछ एक रट्टा मारते हैं। ठीक है। Which principle of Indian Constitution is inspired from Russia? रशिया से कौन सी चीज इंस्पायर्ड होगी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी है रशिया से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233। क्वेश्चन नंबर 233 क्या है? Which of the following article of the Indian Constitution mention that chief minister will be appointed by the governor? अब कई बार क्या होता है कि आप ऊपर ऊपर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आर्टिकल भी बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो आपको बताना है कि ये आर्टिकल का रिलेशन है वो क्या है। आर्टिकल का रिलेशन है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है बी, 164। बी इसका आंसर हो जाएगा। 164 पढ़ भी लीजिए। आर्टिकल 164 क्लोज 1, चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो यहां पे जब आता है कि मंत्री कितने साल के लिए या चीफ मिनिस्टर कितने साल के लिए बनता है, तो कई बच्चे क्या है 5 साल इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। वो 5 साल नहीं है, वो क्या है? प्लेजर ऑफ द गवर्नर। और प्लेजर ऑफ द गवर्नर का राइट इंटरप्रिटेशन क्या है? कि जब तक कि उनकी मेजोरिटी है, उस पार्टी की मेजोरिटी है, तब तक। तो ये राष्ट्र पहले क्वेश्चन आ चुका है प्राइम मिनिस्टर के केस में, इसी सेशन में ये क्वेश्चन आया है इस फॉर्मेट में। When is the National Civil Service Day celebrated in India? आप आईएएस है, यूपीएससी, आईपीएस इस सब की तैयारी कर रहे होंगे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे, या कहीं कहीं आप इसका हिस्सा भी होंगे, सुनते होंगे। बताना यह इसमें कि when is National Civil Service Day celebrated? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसका होगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को सेलिब्रेटेड किया जाता है हर साल में। पर्पज ऑफ दिस डे इज टू रीडेडिकेट एंड रिकमिट देमसेल्व्स टू द cause of people. It is observed by all civil services. अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि इन 1946, क्या क्वेश्चन है? कि 1946 Constitutional Assembly was formed under the plan made by 1946। क्या है? संविधान सभा का गठन डैश द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया। किस योजना के तहत, कौन से प्लान के तहत है इसका गठन किया गया था? तो यह है कैबिनेट मिशन प्लान है, उसके जरिए। आंसर हो जाएगा इसका डी। इसने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी जो कि संविधान बनाएगी भारत के लिए। वो कब प्रपोज हुई थी? वो थी देयर शैल बी ए यूनियन ऑफ इंडिया विच वाज टू बी एम्पावर्ड टू डील विद द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। द कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड अनडिवाइडेड इंडिया एंड टर्न डाउन द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान। इसने बोला कि ये पाकिस्तान वाले नहीं चाहिए, वो तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बाद में आती है बात। ठीक है। On which day did the Constitutional Assembly adopt the national flag of India? जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, तो इसमें कई बार क्या होता है, कई कुछ क्वेश्चन समझने के होते हैं, लेकिन कई होते हैं फैक्ट होते हैं, या तो याद है या नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन है या तो आपको याद होगा या नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली क्या है कि 1947 15 अगस्त से पहले तो हुआ ही होगा वो।
तो वो सबसे नजदीक भी है। ये 22 जुलाई 1947 को झंडा नेशनल फ्लैग है वो भारत ने एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अडॉप्ट किया था, अपनाया था। आंसर क्या होगा इसका? आंसर इसका सी हो जाएगा। 237 नंबर क्वेश्चन आता है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग? कि आपका अधिकार है, किस राइट के तहत अधिकार है कि भारत का जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार आपको? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19A, 19(1) ये इसका राइट आंसर है। इसके तहत आपको अधिकार है कि आप झंडा फहरा सकते हैं एज पर रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक। अब ये नहीं है कि उसका साइज ही छोटा बड़ा कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन वो अंडरमाइन नहीं करनी चाहिए डिग्निटी ऑफ नेशनल इंडिया साइज वगैरह के साथ में या और किसी रीजन की वजह से। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आपको बताना है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे आप बता देंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? सुकुमार सेन है वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। पहले इंडियन सिविल सर्वेंट थे, वो पहले चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, और वो उन्होंने 1950 से लेकर 1958 तक उनका कार्यकाल था। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अंडर द यूनियन लिस्ट? देखो, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है, और एक क्या होती है जिसमें कि कुछ नहीं लिखा हुआ, रिजर्व वाली सीट होती है, जहां पे कि फिर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। क्योंकि कुछ एक ऐसी चीज होती है जैसे इंटरनेट है, पता नहीं किस तरह के कानून बनाना पड़ जाए, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से यूनियन लिस्ट में क्या आती है। देखो, फॉरेस्ट पे संवर्ती सूची है, फॉरेस्ट, पुलिस भी राज्यों के हाथ में होती है, एग्रीकल्चर संवर्ती होगी, डिफेंस है वो सिर्फ केंद्र बनाता है, डिफेंस है, सॉरी, एग्रीकल्चर और जो पुलिस है ना, एग्रीकल्चर और पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है, फॉरेस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट है, और डिफेंस है किसी राज्य की अपनी डिफेंस नहीं हो सकती, कोई आर्मी नहीं हो सकती। पता चला कि यूपी ने अपनी आर्मी रख ली, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बाय विच लेजिस्लेशन वर इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशन? दो देशों में, इंडिपेंडेंट देशों में भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया गया था, वो कानून क्या था? वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है वो बी है। विच इंडियन चीफ मिनिस्टर फादर वाज महाराजा? आपने महाराजा वगैरह आगे तो बहुत सुने नाम। आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से इन चार जो आपके पास ऑप्शन है उसमें आपको यह दिया हुआ है कि महाराजा कौन थे जिनके फादर, महाराजा जिसके फादर। तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह है, पंजाब के मुख्यमंत्री, पटियाला रियासत से आते हैं, पटियाला रियासत से आते हैं, और ये आर्मी में भी रह चुके हैं अमरिंदर सिंह 1963 से लेकर 1967 के बीच में, 66 में, 1980 में लोकसभा में पहली बार जीत कर आए थे, फर्स्ट टाइम, और 15वें चीफ मिनिस्टर पंजाब के। इन विच यूनियन टेरिटरी डज द पंचायती राज सिस्टम नॉट एग्जिस्ट? कौन सी यूनियन टेरिटरी में पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता? बताओ कौन सी में नहीं करता। देखो, दिल्ली में म्यूनिसिपैलिटी, मतलब वहां पे गांव ग्रामीण एरिया भी है, पंचायत के इलेक्शन होते हैं। दिल्ली में आपने नहीं देखा होगा, दिल्ली में पंचायतों के इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे जो सिस्टम है वो अलग टाइप का, अलग अलग 2-3 टाइप के इलेक्शन होते हैं राज्य, वहाँ पे एमसीडी के इलेक्शन भी होते हैं। जैसे बाकी राज्यों में इस तरह का सिस्टम नहीं है जैसे दिल्ली में। तो दिल्ली है वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है वो अप्लीकेबल नहीं है। बाकी सारी यूनियन टेरिटरी में है, सारी यूनियन टेरिटरी में है, दिल्ली में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल स्टेट्स में एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, और यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दिल्ली में। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद यूनियन टेरिटरी? क्या है कि बताना आपको यूनियन टेरिटरी है वो कौन से भाग में आती है, संविधान में कौन से भाग में यूनियन टेरिटरी का वर्णन है, तो ये आपको बताना है। तो ये पार्ट 8 में है, पार्ट 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट सर्व फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन? सबसे कम समय के लिए किसने सेवाएं दी अपनी? सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जब वो राष्ट्रपति थे, कहीं ना कहीं उनकी डेथ हुई होगी तभी तो छोटा कार्यकाल हुआ है। तो जब राष्ट्रपति थे उस टाइम में सबसे उसकी डेथ होने वाले कौन थे? फिर राजेंद्र प्रसाद तो नहीं हो सकते, वो तो लंबे समय तक थे, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो 13 मई 1967 को, जब हरित क्रांति का समय था, उस टाइम में जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे। और 3 मई, मतलब मई का महीना उनके लिए अच्छी बात भी थी और मई का महीना बुरी खबर लेकर भी आया था। इस दौरान उनकी डेथ हो गई 3 मई 1969 को। जाकिर हुसैन है इंडिया के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे जो, और पहले वो भी थे जिनका कि देहांत हुआ ऑफिस में, जिनका कार्यकाल के दौरान देहांत हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर द सीट्स ऑफ लोकसभा इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545? कौन सा ऐसा संवैधानिक संशोधन है जिसमें कि 525 सीट से 545 कर दी गई और 25 यूनियन टेरिटरी से 20 यूनियन टेरिटरी कर दी? ये लिखा नहीं है, लेकिन आगे जब एक्सप्लेन करेंगे तो देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? 31वां संवैधानिक संशोधन, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1973 में। तो ये चीज की गई थी। इंक्रीज द इलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा फ्रॉम 525 टू 545। अंडर द एक्ट अपर लिमिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट गोज फ्रॉम 500 से 525 और यूनियन टेरिटरी 25 से 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु प्रिजाइड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया? कि सबसे इनॉग्रल मीटिंग का मतलब क्या होता है कि जो पहली बैठक थी उसकी अध्यक्षता संवैधानिक सभा में किसने की? मतलब पहली बैठक हुई, अब कोई भी वहां पे उसका अध्यक्ष नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, तो उसको किसी को करवानी थी, तो उस टाइम में वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिदानंद सिन्हा थे, उन्होंने मीटिंग ये करवाई थी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट चेयरमैन, टेम्परेरी थे, मतलब मीटिंग इसका इलेक्शन करवाने के लिए थे ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनको प्रेसिडेंट इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का इलेक्ट किया गया था, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी बने। और वाइस प्रेसिडेंट है वो HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जो कि क्रिश्चियन थे, बंगाल से आते थे और फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी थे वो। ठीक है, तो वो क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट बने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 247, फ्रॉम वेयर डज द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन ऑन द 15th ऑफ अगस्त? 15 अगस्त को राष्ट्रपति किस जगह से, किस स्थान से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? आसान क्वेश्चन है, इस बार आसान क्वेश्चन है, तो सभी आंसर इसका दे पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? लाल किले की प्राचीर से, रैम्पार्ट ऑफ रेड फोर्ट है, वहां से वो होस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 248, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सी चीज करेक्ट है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, कि कई मिक्सचर है कई संविधानों का। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात हो रही है। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा 1935। तो इसका मतलब क्या, ये तीनों ही नीचे वाले गलत है। राइट आंसर क्या होगा कि ये कई देशों का मिश्रण है। जो बढ़िया बढ़िया चीज थी ना, सभी देशों से ले गई, क्योंकि इंडिया वाले कॉपी मारने में एक्सपर्ट है, तो उन्होंने संविधान की भी अच्छी सी कॉपी लगाई, जहां जहां उनको लगा कि यहाँ से चीजें उठाई जा सकती है, सब जगह से उठा लिया बढ़िया बढ़िया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज ए बैग ऑफ बोरोइंग एंड ड्रॉज इट्स फीचर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज। डॉक्टर BR Ambedkar rightly said that it was created after ransacking the known constitution across the world। सभी वर्ल्ड के संविधानों को पढ़ा, मतलब पढ़ाई लिखाई में तो तेज है, कॉपी मारने में भी अच्छे खासे हैं। आगे देखिए, द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर ऑल मेंबर ऑफ, वो किसके सदस्य हैं? ठीक है, क्या कि यूनियन मिनिस्टर भी, प्राइम मिनिस्टर भी, चीफ मिनिस्टर भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये किसके सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, प्लानिंग कमीशन है उसको खत्म कर दिया गया है, जोनल काउंसिल, रीजनल काउंसिल ये है, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका राइट आंसर होगा। हालांकि इसका जो काम है आज के टाइम में, इसके पास कोई काम नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसको खत्म नहीं किया गया, लेकिन ये खत्म करने के कगार पे है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं है और ये वाला काम है वो नीति आयोग कर ही रहा है, तो कभी भी इसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसकी घोषणा नहीं हुई है। तो अभी एग्जिस्ट करती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और ये सारे इसके सदस्य, मीटिंग हुई नहीं है जब से मोदी सरकार आई है, 2014 से इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। चलो आगे चलते हैं। और ये कब बनी थी? 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को बनी थी। आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया?
सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं अभी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। ठीक है। The first PM was Jawaharlal Nehru of Indian National Congress Party, who was sworn in on 15 अगस्त 1947 को बने थे, और इंडिया को आज़ादी मिली ब्रिटिश राज से उस टाइम से लेकर जब तक कि उनकी डेथ नहीं हुई, मई 1964 में डेथ हुई, तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे सबसे ज़्यादा समय तक। क्या नरेंद्र मोदी है इनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? हाल फिलहाल में जिस ढंग से हालात लग रहे हैं, अपोजिशन बहुत ज़्यादा वीक है, अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, 6 साल भी नहीं हुए अभी तक, लेकिन ये कितने समय तक रहे हैं? ये रहे हैं, आप देखिए, ये रहे 17 साल तक। 17 साल तक, तो अभी तो बाकी 10 साल है, अभी कुछ कह नहीं सकते। जिस ढंग से अपोजिशन बिखरा हुआ है, उसके हिसाब से तो विपक्ष को तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी ये थोड़ी दूर है।